अच्छा, इधर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब एक चीज समझ लेना, जो क्वेश्चन 14 बोल रहा हूं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन 14। अब ये पुरानी बुक में तो जो है वो 14 है, और जो नई बुक में उसका नंबर क्या है 30। ठीक है, तो इसलिए समझ लेना, क्योंकि वैसे तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको समझ में आएगा। पुरानी बुक का 14 है, नई बुक का 30। इसमें क्या है, इस तरीके से दो प्लेट बनी हुई है, दो प्लेट बनी हुई है। इस प्लेट पर जो है ऊपर वाली पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली पर नेगेटिव चार्ज, ऐसी बना हुआ है। और क्या है यहां पर, इस तरीके से एक चार्ज यहां से जा रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, दूसरा जा रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, और ये तीसरा जाके ऐसे मोड़ रहा है। ये पहले नंबर वाला चार्ज है, ये दूसरे नंबर का, या तीसरे नंबर, इस तरीके से ये चार्ज जा रहा है। तो इसमें पहले चीज ये पूछा है इन चार्ज के नेचर के बारे में। नेचर का मतलब ये हो गया कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो बताओ कौन सा चार्ज पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। ये पहले ये 1 नंबर वाला जो चार्ज है, मतलब ये ऐसे ऊपर से जा रहा है, जिसपे मैंने 1 लिखा है, वो कैसा चार्ज होगा। बेटा ट्यूबलाइट ऑन कर देना, अब थोड़े गोरे लग रहे हैं। नेगेटिव। जो चार्ज नेगेटिव, जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, या जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट किसी चार्ज को अगर अपनी तरफ खींच रही है तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूं, ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला भी नेगेटिव, और ये वाला कैसा हो गया, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, तो कैसा हो गया ये। इसमें कोई डाउट शिवानी? डाउट ही डाउट लग रहा है ऐसा। दूसरा पूछा है इन तीनों चार्ज में से चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा है। क्या चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा है। अगर जो मैं इस क्वेश्चन को अभी कराऊंगा, अगर थोड़ा देखोगे तो उसका जो बेसिक है वो 11th क्लास जैसा है। 11th क्लास का मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उस जैसा। अब देखो कैसे, चार्ज मास रेशियो क्या पूछा है, Q/m। इन तीनों पहले, दूसरे, तीसरे में से किस चार्ज का चार्ज मास रेशियो ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया। अब एक चीज ये देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे बना दूं बेटा बीच में से, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मैंने ले लिया y1, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ ये y2, और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ ये y3। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें दिख रहा है आपको, है किसमें, y3 में। यार सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें दिख रहा है, y3 में। अपने पास से देखो, ये इसमें इतना डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब वैसे इतना तो नहीं, इस एक्सिस से कंपेयर कर रहे हैं, ये वाली यहां से इसमें इतना डिफ्लेक्शन हो गया। अगर इस लाइन से इस वाले में कंपेयर करें, इतना है, दूसरे में इतना। सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है y3 में डिफ्लेक्शन हुआ। ये क्लियर हो गया। अब अगर ये चार्ज ऐसे जा रहा था तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज को डिफ्लेक्ट किया। अगर सपोज कर ले ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और ये तीनों चार्ज अंदर एंटर जैसे ही करते तो ये सीधे ही चले जाते, सीधे ही चले जाते, डिफ्लेक्ट ही नहीं होते। बात समझ रही? अब आपको लग रहा होगा ये एक दूसरे को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तब क्या, तो हम ऐसे मान ले रहे हैं, हमने एक को पहले भेजा, जिस वेलोसिटी से पहले वाले को भेजा उसी वेलोसिटी से हमने दूसरे वाले को भी भेजा, उसी वेलोसिटी से तीसरे वाले को भी भेजा,
अब वो बात खत्म हो गई कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हो, ये वाला बात मसला ही नहीं है। दूसरी चीज हो गई सेम वेलोसिटी, और ये तीनों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम टाइम में पहुंचे, समझे, सेम टाइम में। तो अब पहली चीज ये तो समझ में आया ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इनके पास से कुछ ऊपर या नीचे क्यों गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि F इक्वल टू एम इंटू ए, F इक्वल टू एम इंटू ए, तो A इक्वल टू एफ अपॉन एम, A इक्वल टू एफ अपॉन एम। समझ में आ रहा है, 9th क्लास का फॉर्मूला है। और ये जो फोर्स है इन चार्ज पर क्यों लग रहा है, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है। तो इस F की जगह क्या लिख सकते हैं हम, QE, और M की जगह M। ये समझ में आ गया, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते F इक्वल टू, सॉरी F E इक्वल टू एफ अपॉन Q, तो F इक्वल टू QE, यहां सही लिखे वहां M लिख, कोई बात, ये तो समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन तो आ गया, अब हमने क्या करना, आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हर चार्ज जब सीधा जा रहा है तो कुछ वर्टिकली अपवर्ड चले गए, कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इन चार्ज पार्टिकल ने ये वर्टिकल के अलॉन्ग, वैसे तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वर्टिकल के अलॉन्ग कौन कितना डिफ्लेक्ट हुआ, हम वर्टिकल के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं, समझना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा वर्टिकल के अलॉन्ग क्यों लिया हमने, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा पहली चीज है हमारा हॉरिजॉन्टल से काम चलेगा नहीं, हमारा वर्टिकल के अलॉन्ग जो जा रहा है उसी से काम चलेगा। कैसे, वो देखो, S की जगह लिख दिया मैंने Y, यानी कि ये Y1 Y2 Y3 डिस्प्लेसमेंट है, Y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, इधर से इधर पहुंचा इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये मान लिया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है L, और किस वेलोसिटी से गया, ये V वेलोसिटी से गया, तीनों की वेलोसिटी सेम है और तीनों यहां से यहां तक सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, ये दोनों चीज सिमिलर है सबके लिए। तो Y की जगह, अब ये बताओ इस पॉइंट पर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी है, बताओ। इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये पहला वाला हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ओ सॉरी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों पार्टिकल की इस पॉइंट पर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड के अलॉन्ग वेलोसिटी है नहीं, क्यों भाई, तीनों को तो ऐसे भेजा ना सीधा, वर्टिकल के अलॉन्ग तो ना कोई वेलोसिटी दी नहीं है, तो वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी इनकी, 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद है 11th क्लास में एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे फेंकते थे तो उसकी इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग तो होती थी, लेकिन इसी पॉइंट पर वर्टिकल के अलॉन्ग बोलते तो 0 बोल देते थे, क्यों, तो हमने तो ऐसे फेंका ना। लेकिन अब जब हमारे हाथ से वो छूटेगा तो ग्रेविटी तो लगी रही है हाथ में, तब भी लग रही है, लेकिन हम पकड़े हैं तो वो नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ही हमारे हाथ से रिलीज हुआ ये आगे बढ़ता है तो ग्रेविटी की वजह से ऐसे करके आगे से नीचे जाने लगा। 11th क्लास में बात इस तरह इतनी बता रहा हूं कि वहां पर जब हम बोलते थे किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग फेंका तो वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी कहां, उस पॉइंट पर वर्टिकल के अलॉन्ग 0 है, तो हम तो फेंक ही नहीं रहे ना वर्टिकल के अलॉन्ग। अब क्या हुआ, ये u 0 हो गया और इंटू टी। अब एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दिया, ये पूरा QE अपॉन M, टी की जगह लिख दिया टी, तो ये आ गया y इक्वल टू हाफ QE अपॉन M। एक काम और कर सकते हैं, अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और t इक्वल टू डिस्टेंस की जगह L और V की जगह भी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग इन्होंने L डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है, और t टाइम लिया। एक चीज और समझना, हम चाहें तो इतने में ही अपना आंसर दे सकते हैं, कैसे, दोनों स्टेप बता रहा हूं, देखो 1/2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के लिए सेम है,
तीनों के लिए सेम है। तो जो चीज तीनों के लिए सेम है तो हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट है, उसमें तो वेरिएशन आ नहीं रहा। और टाइम जो है तीनों के लिए सेम, मतलब तीनों सेम टाइम में यहां पहुंचे। तो जब तीनों को ये 1/2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए एक ही जैसी है, टाइम सबके लिए एक ही जैसा, तो सिर्फ यही तो टर्म बचा। तो हम इसलिए बोलते थे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब कई बार क्या लगता है बच्चों, लगता है टाइम कैसे कांस्टेंट होगा? टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, बात समझो। टाइम तो वेरिएबल चीज है, टाइम कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? टाइम हम इस कंसर्न में बोल रहे हैं कि तीनों पार्टिकल यहां से यहां तक मतलब 10 सेकंड में पहुंचे, तो तीनों 10 सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो तीनों का टाइम सेम हो गया ना, तो वो तीनों के लिए तो वो चीज कांस्टेंट हो गई। इस तरीके से वैसे मत समझना कि टाइम कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट का मतलब है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ये जनरली हमारा मतलब यही तो होता है। तो टाइम तो ऐसा कैसे हो जाएगा? टाइम में चेंज नहीं, टाइम तो हम तो कंटिन्यू चलता रहता है। यहां पर हमने क्या मान लिया, हमने टाइम को इस कंसेप्ट में कांस्टेंट मान लिया कि तीनों सेम टाइम ले रहे हैं, तीनों का टाइम सेम है, तीनों सेम टाइम में पहुंच रहे हैं। तो क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? q/m। अब इसमें भी अगर किसी को डाउट लग रहा है तो पता क्या कर दो, इस t की जगह l/v रख दो। l/v रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 QE अपॉन m l/v, इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो अब तो ठीक है ना, अब ये रह गया E कांस्टेंट सबके लिए सेम, L कांस्टेंट सबके लिए सेम, V कांस्टेंट सबके लिए सेम। अब ये स्क्वायर इसलिए कर दिया क्योंकि T L/V के बराबर है, T का स्क्वायर। तो चाहे तुम तो ये स्टेप लिख दो, वो आपकी मर्जी। फाइनली क्या आ गया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q/m। तो जिसका Y ज्यादा होगा उसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा। अब आपको देख के बताओ Y किसका ज्यादा? Y तो तीसरे वाले का ज्यादा है, तो इसीलिए इस थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो क्या है? इस वाले का ज्यादा है। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट। और किसी कोई डाउट हो तो बताओ। देखो ये तो चैप्टर बेटा एंड हो चुका है, अगर आपको कुछ पूछना पूछ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूं ये चैप्टर एंड हो चुका है। अब बस ये थोड़े 2-4 क्वेश्चन और करा रहे हैं, उसके बाद नया शुरू होगा। 15th क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, इसमें कौन सा है? इसमें 14 है। चलो पुरानी बुक में 15th है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में 15 है, और जो नई बुक में है हमारा वो 14th न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल बताता हूं। इसमें क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और वो है यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी बेटा? 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। देखो एक चीज समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो नहीं भी बोलते ना यूनिफॉर्म है, तब भी हमें पता चल जाता है यूनिफॉर्म। कैसे? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है ये x y z किसी भी डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब ये तो लिखा है इसमें I यूनिट वेक्टर तो है, I यूनिट वेक्टर से ये पता चल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? x एक्सिस के लॉन्ग। J होता तो y एक्सिस के लॉन्ग और k होता z एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन ये नहीं लिखा, ये नहीं है कि x एक्सिस के लॉन्ग इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, इंक्रीज कर डिग्री, ये कांस्टेंट है। समझ में आया? अगर कहीं x लिखा होता और x की कुछ वैल्यू ऐसे दे रखा होता, तो जब इस E की इक्वेशन में कोई वेरिएबल प्रेजेंट होता, सिंपल सी बात समझना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती, और इसमें कोई वेरिएबल है नहीं भाई। I यूनिट वेक्टर जो है तो कांस्टेंट है, वो तो डायरेक्शन बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वैल्यू दे रखी है। तो अगर नहीं भी बोल रहा यूनिफॉर्म, तब भी आपको समझ जाना है देख कर कि यूनिफॉर्म ही है ये। ठीक है, दूसरी चीज बोला है कि एक व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा डायग्राम समझना, कह रहे हैं कि स्क्वायर शीट है, वो स्क्वायर शीट कहां रखी हुई है? YZ प्लेन में। कहां रखी हुई है? YZ प्लेन में। तो देखो मैं ऐसे बता देता हूं, जैसे ये x एक्सिस में उंगली बना दिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और z एक्सिस हो गया। आप x y z इससे भी ऐसे कर सकते हो, तो कोई मतलब ये दोनों आपके YZ है। अब आप
या तो इसे y कर लो, इसे z कर लो, इसे y कर लो, इसे z कर लो। अब देखो समझो, जैसे ये हमारी तो रेक्टेंगुलर शीट है, चलो कोई नहीं, इसको हमने ऐसे मान लिया ये हमारी स्क्वायर शीट है, तो ये कैसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, किसमें रखी हुई है, YZ प्लेन में, YZ प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दिस वन, यानी कि इस डायरेक्शन में। इस शीट का जो इस साइड का नॉर्मल है, नॉर्मल वो किस तरफ है, इस तरफ, और इसी शीट का नॉर्मल इस साइड किस तरफ है, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेरी तरफ। पॉइंट समझना, बिल्कुल ध्यान दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस शीट के दो एरिया वेक्टर, एक इस साइड का वो इस तरफ, और जो इस साइड है वो मेरी तरफ, इस साइड वाला यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ, ऐसे बताया ना, ये एक्स एक्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सेस की तरफ। तो इस शीट का जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। अब कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो बात है, आपने तो इधर ले लिया, अगर आप इस साइड का एरिया वेक्टर ले लेते तो 180 हो जाता। तो ये समझो उन्होंने कहा इस शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इस साइड का भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं, इस साइड का भी ले सकते हैं, बात सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी साइड का लेंगे। कौन सी साइड का लेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्यों लेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में E और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम इस साइड का ले लेते हैं तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो जब उन्होंने बोला ही नहीं है तो हम नेगेटिव लेके क्या करेंगे, हम जनरली मेथड क्या है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही उसी साइड में हम एरिया वेक्टर लेते हैं। ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, लेकिन हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्यों लेंगे, जब हमारा इस साइड अगर हम ले रहे हैं, इस साइड एरिया वेक्टर ले रहे हैं, तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बेमतलब में नेगेटिव क्यों लाएंगे उसको। ठीक है, और ये तरीका है कि अगर कुछ नहीं बताया, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, इस बिल्कुल केस भी समझ लो, यही केस है, उसमें एरिया वेक्टर किस साइड का लेना है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर हो गया। अब बस क्या करना है, जो अब ये जो शीट है इसका एरिया वेक्टर किस तरफ हो गया, मैंने बताया, वो भी आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो जो एरिया वेक्टर होगा, क्या शीट का साइज क्या देगा, 10 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अगर एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -2, ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरी साइड ले ली हमने 10 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अगर हम इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में आई यूनिट वेक्टर, माइनस में नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम यहां क्या लगा सकते हैं, आई। ठीक, अब फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट एस। देखो डीएस भी कई बार लिखते हैं तो सोचते हैं डीएस क्यों, अगर इस पूरी शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो एस लिख देंगे। इस शीट के छोटे से पार्ट से हो रहा होता तो हम डीएस कर देंगे। बात समझ आया। तो क्या कर देंगे, अब बताओ, ई की वैल्यू लिखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई, और 10 और 10 क्या हो जाएगा 100 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर जाओ 10 टू द पावर -4 आई। अब बताओ आई डॉट आई कितना हो जाएगा, अरे सॉरी ये तो 100 हो, 10 इंटू 10 ये 100 हो गया। ठीक है, और 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2 -4 हो गया, और यूनिट वेक्टर आई। आई डॉट आई 1 होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, तो सिंपली क्या बचा यहाँ पर इसको काट देते हैं, तो इसमें 3 और इसमें बचेगा -1। ठीक है, -1 बच गया, और इस -1 से एक 0 कट जाएगा, ये बचा 10, तो हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का फॉर्मूला, बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें पता है इसका डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इस एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम डायरेक्ट क्या कर दें, ये इसकी वैल्यू लिख दें, इसकी वैल्यू लिख दें, और आई लिखे ही ना, नहीं आई लिखे ही ना, cos 0 हो गया ना, बदल के हमने कर दिया
ई डी एस या ई एस कॉस थीटा लिख दिया, और कॉस थीटा की जगह 0 लिख दिया आपने सीधा। क्या कर दिया, इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा फाई ई एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू लिख दो न्यूमेरिकल वैल्यू, एस की लिख दो न्यूमेरिकल, कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 कर दो, हो गया काम। जैसे आई नहीं लिखना चाह रहे, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट और देख लो। सेकंड पार्ट इसमें क्या बोला है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो। सेकंड पार्ट बोला है कि, अब ध्यान से देखना, एक चीज और बताऊंगा इसके साथ में। What is the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle 60 डिग्री with the x-axis। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो स्क्वायर शीट है ना, हमने ऐसी ले ली, ये स्क्वायर शीट, और ये इसका नॉर्मल है, इसका स्क्वायर शीट का नॉर्मल है, यानी कि एरिया वेक्टर। कह रहे ये एरिया वेक्टर अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, इस शीट का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जितना एंगल बता रहा उतना ही लिख देना है एज इट इज, उसमें कुछ नहीं करना है। और कब चेंज करना है वो मैं भी बताऊंगा, पहले इस पार्ट को करा दूं। तो हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में फॉर्मूला तो यही लगाना है, ई एस, और ई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ई की वैल्यू तो सेम लिखेंगे, 3 इंटू 10⁻3, और एरिया क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 सीधा 100 लिख दे रहे हैं, और 10⁻⁻4, और कॉस 60 डिग्री। तो ये बेटा हो जाएगा आपका, ये तो 30 आ जाएगा। तो इतने को तो पहले ही सॉल्व कर चुके ना, तो 30 आया ना हमारा, अभी इसको तो 30 लिख दे रहे हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की 1/2, और कॉस 120 की -1/2। इसलिए मैंने कहा एकदम याद हो जाएगी, कॉस 60 की 1/2 प्लस की वैल्यू, और कॉस 120 की -1/2। ठीक है, तो फाई कितना हो गया हमारा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो समझ आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, अगर वो ये बोले कि ये जो शीट है, इसको समझना, यही तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज रखा है यार, अब बिल्कुल ही स्क्वायर शीट बना लेंगे, डबल कर लेंगे, पेन के फोल्ड नहीं हो रहे, सही हो गया। देखो अगर वो ये कहते हैं, बेटा ध्यान देना, देखो एक चीज समझ, ऐसे समझो, अभी ये जो हमने शीट है, स्क्वायर शीट है, कंडीशन वही है ये क्वेश्चन वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये जो शीट है ऐसे रखी हुई है, ऐसे। शीट का जो प्लेन है, शीट का जो प्लेन है वो किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन ऑफ द शीट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यहां प्लेन ऑफ द शीट कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल। कितना बना रहा है, अगर वो कहते हैं, क्वेश्चन सुना, व्हाट इज द फ्लक्स passes through the square sheet, what is the flux passes through the square sheet if the plane is parallel to the electric field। जो शीट का प्लेन है वो उस शीट का प्लेन जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब एंगल कितना लेना है, इफ द प्लेन ऑफ द शीट, हाँ कितना लेना, अब लग क्या रहा है, इफ द प्लेन ऑफ द शीट is parallel to the electric field, या plane of the sheet is making an angle 0 with the electric, तो आपका एंगल कितना लेना है, 90। क्यों, क्योंकि शीट का प्लेन कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नहीं लेना होता है, शीट का नॉर्मल कितना बना रहा है वो लेना होता है। समझे। अब क्या होता है, उन्होंने क्या कहा कि शीट कुछ ऐसे घूम गई, यानी कि अब शीट का प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, शीट का प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, शीट ऐसे से ऐसे होगी थोड़ी सी, कितना एंगल बना, 30। तो अब आपको थीटा कितना लेना है, नहीं, आप एंगल कौन सा लेते हैं, आप ध्यान से समझो, आप तो ये जो शीट का एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा वो ले रहे हैं ना। अभी शीट ऐसे थी, यानी कि शीट का प्लेन जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में था, या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा था, तब हमने एंगल कितना लिया, 90 डिग्री।
अब जब ये शीट ऐसी है, इसने थोड़ा सा शीट ऐसे मूव हो गई, तो ये जो शीट है यहाँ पर कितना एंगल बना, शीट का प्लेन इसके साथ कितना एंगल बनाने लगा, यहाँ पर 30 डिग्री। तो बताओ ये जो नॉर्मल है ये सिलेक्टिव फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी भाषा समझना है। अगर वो ये कह देते हैं किसी प्लेन शीट का जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो जो एंगल वो बता दें उसे एज इट इज पुट कर दो। लेकिन अगर वो ये कहें कि स्क्वायर शीट या जो भी शीट दे रहा है उसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेन इतना एंगल बना रहा है, नॉर्मल नहीं बोलना है, शीट का प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको 90 डिग्री में से माइनस कर देना। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, 90 डिग्री। अब एक चीज देखो, अगर ये शीट ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ, अगर ये शीट ऐसे हो जाती है तब क्या कहेंगे, ये शीट का प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अरे अब जो यही तो कंफ्यूजन है, मैंने क्या बोला, वर्ड में सुना, मैंने कहा शीट का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, प्लेन सरफेस ऐसे है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से प्लेन सरफेस का कितना एंगल बना रही है 90। तो जब आपसे वो बोलेगा जो प्लेन ऑफ द शीट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको थीटा कितना लेना है, 0। क्यों, आपको शीट का प्लेन कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो नहीं लेना है, आपको शीट का जो एरिया वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है वो लेना है। बात समझ में आ रही है? जब शीट ऐसे रखी होगी तो ये जो शीट का प्लेन सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही ना परपेंडिकुलर, उस टाइम पर प्लेन के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। बस सिंपल 2 वर्ड समझो, अगर वो कहते हैं किसी शीट का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इतना एंगल बना रहा है, बिल्कुल सिंपल एंगल, तो जो एंगल बोल रहा है उसको एज इट इज पुट कर दो। और अगर वो कहते हैं कि प्लेन ऑफ द शीट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन ऑफ द शीट बोला ना, नॉर्मल तो नहीं बोला ना, तो आपको 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर दो। समझ आया? उन्होंने कहा प्लेन ऑफ द शीट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना पुट करना है 30, क्यों 90 माइनस 60, समझ आया? उन्होंने कहा प्लेन ऑफ द शीट मेकिंग एन एंगल 90 विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना हो गया, 90 में से 90 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में ये प्लेन ऑफ द शीट वाला ही दे देते हैं, मैं तो उसको एंगल को 90 में से माइनस करके आपको। क्लियर हो गया? तो मैंने ये जो पार्ट था इस पार्ट में नहीं दे रखा था ऐसा, इसमें तो नॉर्मल ही दिया था कि प्लेन शीट का नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, इसलिए हमने एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन कराते हैं देखते हैं ना बच्चे, यहाँ पर तो जो वैल्यू दी वही पुट कर दी, अब जब प्लेन ऑफ द शीट वाला बोल दिया तो बच्चे कहता अरे सर ये देखो यहाँ तो ये ऐसे बोला, यहाँ तो एंगल ऐसा कर दिया ना, तो बता देते हैं तो समझ में आ जाता है, इसमें कोई इतनी टिपिकल चीज थोड़ी है।